तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल डॉक्यूमेंट पर बात कर रहे हैं। ये है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B(1) के तहत आपसी सहमति से तलाक की याचिका। हाँ, ये वो दस्तावेज है जिसके जरिए मैरिड कपल्स जब वो म्यूचुअली अग्री करते हैं तो फैमिली कोर्ट जाते हैं अपनी शादी खत्म करने के लिए। और हमारे पास इसका एक तरह का प्रारूप, एक टेम्पलेट है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये जो सोर्स है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाता है। इसमें आपको बहुत डिटेल्ड केस लॉज या किसी जज के स्पेसिफिक कोर्ट्स या फिर जैसे डॉक्ट्रिन्स होते हैं ना, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, उनका गहरा एनालिसिस नहीं मिलेगा। अच्छा। ये बस याचिका का ढांचा और उसमें क्या क्या जरूरी बातें होनी चाहिए वो समझने में मदद करता है, एक ब्लूप्रिंट की तरह। ठीक है, तो चलिए इसको खोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है सबसे बुनियादी जानकारी से, पैराग्राफ 1 में। शादी का विवरण। हाँ, शादी कब हुई, कहाँ हुई और हिंदू रीति रिवाजों से हुई ये बताना होता है। सोर्स में भी लिखा है दैट अ मैरिज वाज सोलमनाइज्ड बिटवीन द पार्टीज अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज ऑन डेट एट प्लेस। और इसके साथ वो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह भी लगता होगा। हाँ, आमतौर पर हिंदू मैरिज रजिस्टर का सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट और एक एफिडेविट मतलब एक शपथ पत्र साथ में लगाया जाता है सबूत के तौर पर। ओके, फिर पैराग्राफ 2 में पार्टीज की डिटेल्स। सही, इसमें दोनों पक्षों की यानी पेटिशनर नंबर 1 पति और पेटिशनर नंबर 2 पत्नी, उनकी शादी से पहले क्या स्थिति थी, याचिका दायर करते समय उनकी उम्र, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब। और ये भी साफ करना होता है कि क्या वो धर्म से हिंदू है, क्योंकि ये पेटिशन इसी एक्ट के तहत है। गॉट इट। फिर पैराग्राफ 3, वो आखिरी बार साथ कहाँ रहे। हाँ, ये पॉइंट ज्यूरिसडिक्शन तय करने में भी मदद करता है और इसी में अगर बच्चे हैं तो उनके नाम, जेंडर और उम्र का जिक्र होता है। बच्चों की डिटेल जरूरी हैं कस्टडी और मेंटेनेंस के लिए, है ना? बिल्कुल, वो सारे पहलू इसी से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब आते हैं शायद सबसे अहम हिस्से पर, पैराग्राफ 4, अलग होना। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। इसमें बताना होता है कि पार्टीज कब से अलग रह रहे हैं। सोर्स कहता है that the parties to the petition have been living separately since and have not been able to live together since then. ये लिविंग सेपरेटली की एक मिनिमम ड्यूरेशन भी तो होती है कानून में। हाँ, सेक्शन 13B के लिए आमतौर पर कम से कम 1 साल का सेपरेशन जरूरी होता है। ये दिखाता है कि रिकंसिलिएशन की कोशिश हो चुकी है या अब संभव नहीं है। और इसी में वो कारण भी बताते हैं कि साथ क्यों नहीं रह पा रहे। हाँ, और अगर उनके बीच कोई सेटलमेंट हुआ है, जैसे एलिमनी को लेकर बच्चों की कस्टडी पर कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उसका जिक्र भी यहीं होता है। ओके, मतलब प्रैक्टिकल चीजें भी यहीं निपटा ली जाती हैं। कोशिश यही रहती है। फिर आता है पैराग्राफ 5, सीधा और सपाट, आपसी सहमति, म्यूचुअली अग्रीड। एग्जैक्टली, यही तो इस पूरी पिटीशन का कोर है कि दोनों पक्ष अपनी मर्जी से म्यूचुअली शादी को डिसॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ कह देना काफी है या कोर्ट इसको जांचता भी है? नहीं, सिर्फ कहना काफी नहीं। इसीलिए पैराग्राफ 6 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है that the mutual consent has not been obtained by force, fraud और undue influence। अच्छा, मतलब कोई दबाव, धोखा या गलत असर तो नहीं है? बिल्कुल, कोर्ट को ये तसल्ली करनी होती है कि जो सहमति दी जा रही है वो फ्री विल से है, एकदम जेन्युइन है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। तो कोर्ट कैसे पता लगाता है? काउंसलिंग होती है या जज पूछते हैं? हाँ, प्रक्रिया में अक्सर काउंसलिंग सेशंस होते हैं और जज भी फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के समय पार्टी से बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंसेंट वॉलंटरी है या नहीं। और पैराग्राफ 7 में कलूजन की बात है, that the petition is not presented in collusion। इसका क्या मतलब हुआ? कलूजन मतलब मिलीभगत। पार्टीज आपस में मिलकर अदालत को गुमराह तो नहीं कर रही, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही डिवोर्स लेने के लिए। ये डिक्लेरेशन भी जरूरी है। समझ गया। फिर पैराग्राफ 8 और 9, ये थोड़े स्टैंडर्ड लगते हैं कि याचिका में देरी नहीं हुई और कोई और लीगल रीजन नहीं है डिवोर्स ना देने का। हाँ, ये काफी हद तक स्टैंडर्ड लीगल पॉइंट्स है, प्रोसीजर का हिस्सा है। ये कंफर्म करते हैं कि पिटिशन मेंटेनेबल है। ठीक है। और फिर पैराग्राफ 10, ज्यूरिसडिक्शन, मतलब यही कोर्ट क्यों सुन सकता है ये केस? हाँ, इसमें बताया जाता है कि इस अदालत का अधिकार क्षेत्र क्यों बनता है, जैसे पार्टीज कहाँ रहती हैं या शादी कहाँ हुई थी या आखिरी बार साथ कहाँ रहे थे। ओके। और आखिर में प्रेयर, अदालत से गुजारिश। सही कहा।
विनम्र प्रार्थना, हम्बली प्रेड, कि आपसी सहमति के आधार पर तलाक की डिक्री ग्रांट की जाए। सोर्स की लाइन है, ग्रांट अ डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट, thereby dissolving the marriage। और इस प्रेयर को सपोर्ट करने के लिए वेरिफिकेशन और एफिडेविट। बिल्कुल, दोनों पिटिशनर्स अलग-अलग वेरीफाई करते हैं कि पिटिशन में जो लिखा है वो उनकी जानकारी में सच है, और एफिडेविट में वो शपथ लेते हैं कि उनकी सहमति फ्री है, बिना दबाव के है, और वकील ने उनकी इंस्ट्रक्शंस पर ही याचिका तैयार की है, जिसे उन्होंने समझ लिया है। तो ये कंसेंट वाली बात बार-बार आ रही है, वेरिफिकेशन में भी, एफिडेविट में भी। हाँ, क्योंकि सेक्शन 13B का पूरा आधार ही जेन्युइन और वॉलंटरी कंसेंट है। कानून प्रक्रिया देता है, पर उस प्रक्रिया की आत्मा दोनों पक्षों की सच्ची सहमति ही है। तो ये पूरा प्रारूप दिखाता है कि आपसी सहमति से तलाक सिर्फ ये कहना नहीं है कि हम अलग होना चाहते हैं, ये एक स्ट्रक्चर्ड लीगल प्रोसेस है जहां कंसेंट की प्योरिटी, उसकी सच्चाई सबसे ऊपर है। बिल्कुल, और अदालत का रोल ये सुनिश्चित करना है कि ये कंसेंट सिर्फ कागज पर ना हो, बल्कि हकीकत में हो। कानून का काम है प्रोसेस सेट करना, पर देखना कि वो प्रोसेस सही भावना से फॉलो हो रहा है या नहीं, ये भी उतना ही जरूरी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक गंभीर प्रक्रिया है जहां सहमति की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ कंसेंट, पैरामाउंट है। हाँ। पर एक सवाल मन में आता है कि कानूनी प्रक्रिया जो इतनी स्ट्रक्चर्ड है, वो मानवीय भावनाओं की जटिलता, ह्यूमन इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी के बीच कंसेंट की असलियत को कितनी गहराई से जान सकती है? ये शायद सोचने वाली बात है। ये एक वाजिब सवाल है। कानून अपनी सीमाओं में रहकर कोशिश करता है, पर मानवीय पहलू हमेशा जटिल रहता है।